दोस्तों, ईडी डायरेक्टर नवीन, राहुल नवीन, यही व्यक्ति है जो सारा खेल खेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा से भी ये राहुल नवीन 2 कदम और आगे हैं। दोस्तों, आज सवाल सुप्रीम कोर्ट से कि आखिर ईडी की एक तरफी कार्रवाई पर, बदले की राजनीति पर और किसी के इशारे पर काम करने पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश को अलोकतांत्रिक बनते देख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खामोश क्यों है। क्या है पूरा मामला? आखिर ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट कैसे और क्यों सत्ता पक्ष का साथ दे रहा है, जो सवाल पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारियां आपको देंगे इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आज देश में, भारत में लोकतंत्र ना आखिरी सांस लेने के लिए हाँफ रहा है, लेकिन देश का सर्वोच्च न्यायालय चुप है और सुप्रीम कोर्ट से लगातार गुहार लगाने के बाद भी ईडी पर सुप्रीम कोर्ट सत्ता पक्ष के सपोर्ट में खड़ा नजर आ रहा है। दोस्तों, पिछले साल मार्च महीने में कांग्रेस समेत जो है 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को विशेष इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती, इसे लेकर के बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा था कि आम जनता के लिए जो कानून है, नेताओं के लिए भी वही होगा। नेताओं की भी आम नागरिकों जैसा अधिकार है। अगर सामान्य गाइडलाइन जारी की जाए तो ये खतरनाक प्रस्ताव होगा। क्या अब देश में जो चल रहा है वो खतरनाक नहीं है? नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन नहीं हो सकती। याचिका को सीजीआई चंद्रचूड़ ने वापस लेने को कहा। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हम इस याचिका पर सुनवाई कतई नहीं करेंगे। आप चाहें तो याचिका वापस ले सकते हैं, अदालत के लिए यह मुश्किल है। इसीलिए दलों ने याचिका वापस ले ली थी। सीजीआई ने कहा कि उस समय उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसी याचिका नहीं है जो प्रभावित लोगों ने दाखिल की हो, ये 14 राजनीतिक पार्टियों ने दाखिल की है। सीजीआई ने कहा था कि देश में वैसे भी सजा की दर कम है। सीजीआई ने कहा था कि राजनीतिक नेताओं को भी कोई इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती, वो भी आम नागरिकों के अधिकार के तरह, जो आम नागरिक के पास जितना अधिकार है, एक नेता के पास भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसे ही बात है सर, तो आज देश में हमारे सबसे उच्च पद पर बैठे हमारे प्रधानमंत्री क्या एक आम नागरिक की तरह उनके पास अधिकार है? नहीं है ना। और किस तरह से वो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आज जग जाहिर है। ये बच्चा भी आज सीजीआई ने कहा था कि हम कैसे आदेश जारी कर सकते हैं कि ईडी जो है वो नेताओं के लिए कुछ अलग तरीके का इन्वेस्टिगेशन करे। सीजीआई ने ईडी जो बदले की कार्रवाई कर रही है, या सिर्फ चुन चुनकर विपक्षी नेताओं पर अपना ऑपरेशन चला रही है, या फिर ईडी का उपयोग सरकार गिराने के लिए हो रहा है, ये मानने से सीजीआई चंद्रचूड़ ने उस वक्त इनकार कर दिया था। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाती हूं, फिर आप खुद तय करना कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जिस तरह से ईडी की शक्तियों को जिस तरह से बढ़ाया गया और इसके खिलाफ जब 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार लगा रहे थे कि ईडी को जिस तरह से अपार शक्तियां दी गई, उसमें कहीं ना कहीं विराम चिन्ह लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये विपक्ष पर ही सिर्फ जो है विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर उठाने की कोशिश हो रही है। तब सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया था। और आज कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके सामने एक एक कर रखूंगी, जिसके चलते आपको पता चलेगा कि आखिर सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फिर एक बार सोचने समझने की जरूरत है, आखिर देश में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को सबसे पहले आप देखिए कि ईडी की जांच की अगर बात करें तो किस किस पर आंच अब तक आई है। यूपीए सरकार की बात करें, यानी मनमोहन सिंह की सरकार की बात करें, तो 2004 से 2014 10 साल का पीरियड रहा। इसमें 26 नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा था। 26 नेताओं पर, 26 में से विपक्ष के विपक्ष के सिर्फ 14 नेता थे। बाकी उन्होंने अपने ही जितने भी नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर कार्रवाई कराई। यानी
26 में से 14 नेता जो हैं वो विपक्षी नेता थे, जिसे करीब करीब 54% बताया जा रहा है। वहीं अगर मोदी जी का कार्यकाल देखा जाए एनडीए सरकार में 2014 से लेकर के ये 2022 तक का आंकड़ा है, जिसमें 121 नेताओं पर जो है ईडी ने शिकंजा कसा, जिसमें से विपक्षी नेता 115 रहे। यानी मोदी जी के जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किसी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और 121 राजनेताओं में से विपक्षी नेता 115 है, जिसमें से करीब करीब आप कह सकते हैं कि विपक्ष पर 95% शिकंजा जो है कसा गया है। यानी ये मामला बहुत साफ है कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग जो है वो विपक्षी नेताओं के लिए किया गया है या उपयोग किया गया है। एक ऐसा भी विपक्षी नेता नहीं है जो ईडी के रडार पर ना हो। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, सब ईडी के शिकंजे में हैं। लेकिन मैं आपको कुछ नाम गिना देती हूं जो ईडी के रडार पर रहने के बावजूद जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, उनकी फाइलें जो है उसे बंद करवाया गया। वो फाइलें बंद हो गई। एक एक कर मैं नाम लूंगी आपके स्क्रीन पर। पहला नाम दोस्तों हाल फिलहाल में अजित पवार का है, महाराष्ट्र से। उन पर सिंचाई घोटाले का आरोप रहा। इस पर ईडी जो है कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पक्ष में शामिल हुए, विपक्ष से उठकर के वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, वैसे ही उनकी सिंचाई घोटाले की जो फाइल रही उसे बंद करवाया गया। उसके बाद दोस्तों प्रफुल्ल पटेल के बारे में आपको पता होगा। वो भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए। जैसे उन्होंने बीजेपी के साथ बीजेपी का हाथ थामा, वैसे ही उनकी सारी जो कारतूती रही, खासकर एविएशन घोटाले का, उन पर एविएशन घोटाले का बड़ा आरोप रहा, जिस पर ईडी जो है कार्रवाई कर रही थी, जांच चला रही थी, लेकिन उनकी फाइलें भी बंद कराई गई। उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा नाम है वो है नारायण राणे का। आपको याद होगा हाउसिंग घोटाले में वो किस तरह से फंस चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी डील साइन कर ली, वैसे ही उन्हें उनकी जो फाइलें रही उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों हेमंत विश्व शर्मा जो सीएम हैं, असम के जो सीएम हैं, जो इतनी बातें करते हैं, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही उन पर ना गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में उनका नाम सामने आया, उस घोटाले में उनका नाम सामने आया, साथ ही साथ शारदा चिटफंड घोटाले में, जब बंगाल और असम में ये शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया था, तब भी वहां पर हेमंत विश्व शर्मा का नाम सामने आया था। और ये दो घोटाले में उनका नाम सामने आने के बाद उन्होंने मतलब कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में चले गए और मोदी जी का नाम जपने लगे। जैसे ही वो मोदी जी का नाम जपने लगे, दोनों जगह से उन्हें क्लीन चिट तो नहीं दी गई, लेकिन फाइलें बंद हो गई। उनका नाम जो है अब किसी घोटाले के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब किस तरह से अब समझ रहे होंगे, जैसे कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा पिछले साल ईडी को जिस तरह की शक्तियां दी गई, उस पर जब याचिका दाखिल की गई विपक्षी नेताओं द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा, तब उन्होंने कहा था कि नेताओं के पास भी जितना अधिकार है, एक आम जनता के पास जितना अधिकार है, नेताओं के पास भी उतनी ही अधिकार होनी चाहिए। ईडी अगर किसी पर कार्रवाई कर रही है तो नेता के लिए या आम जनता के लिए अलग नहीं हो सकता। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आम जनता तो छोड़िए, नेताओं में भेदभाव हो रही है। यानी अगर विपक्ष के नेता हैं तो आप पर ईडी शिकंजा कसेगी, अगर आप सत्ता पक्ष में चले गए तो फाइलें बंद हो जाएगी। अब हेमंत विश्व शर्मा के अलावा दोस्तों टीएमसी का कद्दावर नेता रहे, वो पहले टीएमसी के कद्दावर नेता रहे और वहां पर उन्होंने घोटाला किया। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में वो रंगे हाथ नारदा स्कैम में पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। शुभेंदु अधिकारी जो अभी बंगाल में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन जैसे ही वो टीएमसी छोड़कर, ममता दीदी का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं, तो उनकी फाइलें भी बंद हो गई और नारदा घोटाले में उनका नाम जो है, उनके नाम को बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको दिखाया। ये रिपोर्ट्स देखकर अब आप समझ रहे होंगे कि आम जनता को जो अधिकार है वही अधिकार एक नेताओं के पास होनी चाहिए, और एक आम जनता पर ईडी जिस तरह की कार्रवाई करती है वही कार्रवाई नेताओं पर भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन अब किस तरह से विपक्षी नेताओं पर और सत्ता पक्ष के नेताओं पर, जो बाद में सत्ता पक्ष में आ जाते हैं, उन नेताओं पर किस तरह की कार्रवाई ईडी कर रही है, अब आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को अब इंटरवीन करने की जरूरत है? क्या ये सबूत काफी नहीं है? इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ईडी की शक्तियां घटाने वाली याचिका पर पुनर्विचार नहीं करेगा?
क्या ये उचित है? क्या सीजेआई चंद्रचूड़ मौन रहेंगे? ऊपर से आज जब हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए देखकर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर अब पहले हाई कोर्ट जाइए। मतलब एक गिरी हुई एक सरकार, एक चुनी हुई सरकार, एक चलती सरकार जो है वो गिर गई। एक सीएम को उठाया गया जमीन घोटाले मामले में, जो कि एक भूमिहार जमीन है, उस पर किसी की कब्जा नहीं हो सकती। उस जमीन को हेमंत सोरेन का कहना है उन्होंने खरीदा ही नहीं है, उनका नाम इस लेन देन में कहीं पर नहीं है और उस जमीन को कोई खरीद भी नहीं सकता। वो आदिवासी जमीन है। उसके बावजूद भी ईडी सिर्फ एक मुलजिम को सरकारी गवाह बना करके हेमंत सोरेन को उठाती है और जब हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और कह रहे हैं अब पहले हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट जो कहेगा फिर सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी दाखिल करेंगे और फिर यही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खेल चलता रहेगा। और सबसे ज्यादा इसमें अगर किसी को क्षति पहुंच रही है तो वो है झारखंड की जनता। उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेगी इस वक्त। राज्य किस तरह से चल रहा है, देश किस तरह से चल रहा है, ये आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो सुप्रीम कोर्ट पर या अदालतों पर डगमगाता हुआ भरोसा दोबारा वापस आया था। लेकिन आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईडी की शक्तियों को घटाने के लिए या ईडी जिस तरह की एक तरफी कार्रवाई करती हुई नजर आती है, इस पर टीका टिप्पणी करने से वो बचता हुआ नजर आया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र आखिरी सांस लेने के लिए हाँफ रहा है ना, आज सुप्रीम कोर्ट को और सीजेआई चंद्रचूड़ को क्या इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है? जो सवाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वही बात मैंने आपके सामने रखा। अब इस पर आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या है, आप इसे किस तरह से आंकते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी देश नीति यूं ही बेबाक और बेखौफ होकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सके, जहां भी सवाल पूछने की जरूरत हो वहां देश नीति निडर होकर सवाल पूछ सके, इसके लिए हमें आपके सहयोगिता की, आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश नीति को भरपूर सपोर्ट करें, जितना ज्यादा हो सके खुलकर देश नीति के साथ आइए और साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो मीडिया है, जो फ्री जर्नलिज्म है, उसे अपना सपोर्ट दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।